नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है देश लाइव का, जहां सबसे पहले बात करेंगे सलमान रुश्दी की। आपको बता दें कि सलमान रुश्दी पर न्यूयॉर्क में हमला किया गया, जिसके बाद उनको वेंटिलेटर पर उनको हवाई एयर एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जिसके बाद सलमान रुश्दी के चाहने वाले लाखों लोग उनकी सलामती की कामना कर रहे हैं। आपको मशहूर लेखक सलमान रुश्दी पर अमेरिका के न्यूयॉर्क में अचानक एक शख्स ने जानलेवा हमला कर दिया था। आपको बता दें कि इस बीच सलमान रुश्दी की हालत को लेकर अपडेट सामने आया, जिसमें बताया गया कि रुश्दी की कई घंटे तक सर्जरी चलती रही, जिसके बाद फिलहाल वो वेंटिलेटर पर हैं। उनकी एक आंख खराब होने की संभावना है, हालांकि वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। डॉक्टर उनकी जल्द से जल्द रिकवरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दरअसल सलमान रुश्दी न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम को संबोधित करने जा रहे थे, तभी अचानक एक शख्स उनकी ओर तेजी से दौड़ा और उसने चाकू से उन पर हमला कर दिया। चाकू से हमला होते ही रुश्दी नीचे गिर पड़े। इस दौरान वहां मौजूद लोग मंच पर आए और उन्होंने रुश्दी को संभाला, तो वहीं मौजूद सुरक्षा बलों ने हमलावरों को घर दबोचा। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया कि इस शख्स ने रुश्दी पर जानलेवा हमला क्यों किया है, क्योंकि अमेरिकी की एजेंसियां आरोपी से पूछताछ कर रही हैं। बता दें कि भारतीय मूल के सलमान रुश्दी अपने लेखन को लेकर हमेशा से चर्चा में रहे हैं। वो पिछले कई सालों से अमेरिका में रह रहे हैं। उनकी कुछ किताबों को लेकर उन्हें कई बार धमकियां भी मिली हैं, जिसके चलते रुश्दी को सुरक्षा भी दी गई थी। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने में जुटी ही है कि इस हमले के पीछे किस संगठन का हाथ है। आइए जानते हैं सलमान रुश्दी का विवादों से कई गहरा नाता रहा है। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि सलमान रुश्दी का किन किन साल उनके को मारने की साजिश रची गई और किन संगठनों ने ये ऐलान किया कि उन पर हमला किया जाए, उनकी हत्या कर दी जाए। सलमान रुश्दी का विवादों से गहरा नाता रहा है। आपको बता दें कि 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रंस नामक उनकी बुक हुई थी, जिसके बाद उनके पहले उपन्यास ग्रीम्स के 6 साल बाद इस बुक का प्रकाशन हुआ था। जिसके बाद 1981 में उनको बुकर पुरस्कार भी मिला था। उनकी लेखन को लेकर उनको पुरस्कार भी मिला था। जिसके बाद रुश्दी का ये चौथा उपन्यास 1988 में आया, द सेनेटिक वर्सेज उनका ये चौथा उपन्यास आया, जिसके बाद मिडनाइट चिल्ड्रंस के 7 साल बाद इसका प्रकाशन किया गया। ये उनका चौथा उपन्यास था, जिसको लेकर भी ये विवादों में रहे। आंशिक रूप से पैगंबर मोहम्मद के जीवन से प्रेरित ये उपन्यास था, जिसको लेकर उनके हत्या की साजिश रची गई। आपको बता दें कि 1988 में द सेनेट वर्सेज को लेकर बुकर पुरस्कार के फाइनलिस्ट में उनकी जगह फाइनल हुई थी, जिसके बाद उनके उपन्यास पर विवाद हुआ था और कई मुस्लिम संगठनों ने इस पर ईशान जताई थी। 1989 में रुश्दी के खिलाफ फतवा जारी किया गया था, जिसमें मुस्लिम कट्टरपंथी देशों ने भी इसका विरोध किया था। जिसके बाद ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला रहमतुल्लाह खुमैनी ने यह फरमान जारी किया था। आपको बता दें कि फरमान जारी कर रुश्दी की हत्या का आह्वान किया गया था, जिसमें कहा गया था कि रुश्दी की हत्या कर दी जाए और उस आदमी को इनाम दिया जाएगा। जिसमें खुमैनी ने मुसलमानों से रुश्दी और प्रकाशकों को मारने का आग्रह किया था। आपको बता दें कि 1989 में पहली बार रुश्दी की हत्या की कोशिश की गई थी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि सलमान रुश्दी का विवादों से गहरा नाता रहा है। उनकी हत्या की साजिश पहले से चलती आ रही है। 1989 में उनकी हत्या की कोशिश की गई थी, जिसमें मिडिल लंदन के ब्रेवेली में ये साजिश की गई थी। जिसके बाद लेबनानी व्यक्ति मुस्तफ़ा मजेहा ने उनको मारने के लिए बम लगाया था। जिसके बाद हितोशी इगारिशी की जापान में सुकुबा यूनिवर्सिटी में चाकू मारकर कत्ल कर दिया गया था। ये व्यक्ति इनकी बुक को ट्रांसलेट करने वाले व्यक्ति थे। 1991 में ट्रांसलेटर का कत्ल कर दिया गया, जिसमें हितोशी इगारिशी ने द सेनेटिक वर्सेज का जापानी वर्जन ट्रांसलेट किया। सैटेनिक वर्जन का जापानी ट्रांसलेट किया था, जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। हितोशी इगारिशी की हत्या करने वाले की कभी पहचान नहीं हो पाई। उनका कोई भी पता लग नहीं पाया था कि किसने उनकी हत्या की थी, लेकिन 1991 में ट्रांसलेटर का कत्ल कर दिया गया था।
आपको बता दें कि 2010 में अलकायदा ने अपनी हिट लिस्ट जारी की थी। अलकायदा ने उन लोगों की लिस्ट जारी की थी जिन्हें संगठन मारना चाहता था। ये 2010 की बात है। इस लिस्ट में सलमान रुश्दी का भी नाम शामिल था। अलकायदा की जो हिट लिस्ट उन्होंने जारी की थी 2010 में, उसमें रुश्दी का भी नाम लिया गया था। और जयपुर में लिटरेचर फेस्टिवल में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिसके बाद रुश्दी को इस सम्मेलन में शामिल होना था, लेकिन पुलिस को हमले के इनपुट पहले से ही खबर मिल गई थी, जिसको लेकर उनकी जान के खतरे को देखते हुए लिटरेचर फेस्टिवल में वो शामिल नहीं हो पाए थे, क्योंकि उसी साल अलकायदा ने अपनी हिट लिस्ट जारी की थी। न्यूयॉर्क के चौटाउका में कार्यक्रम के दौरान चाकू से उन पर हमला किया गया। अब 2022 में न्यूयॉर्क में जब वो संबोधन करने जा रहे थे तो रुश्दी पर चाकू से हमला किया गया, जिसके बाद उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बात हमने आपको जिस तरीके से ग्राफिक्स के जरिए बताया कि किस तरीके से सलमान रुश्दी का विवादों से गहरा नाता रहा, उनको मारने की साजिश की गई, उनकी हत्या को लेकर कई बार प्लान बनाए गए, उनको लेकर फतवे जारी किए गए और उनको लेकर कई बार हमलावरों ने पुरजोर कोशिश की, बम तक लगा दिए गए, जिसको लेकर उनको सुरक्षा भी दी गई। लेकिन फिलहाल उन पर अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक शख्स ने अचानक जानलेवा हमला कर दिया, इस हमले में रुश्दी बुरी तरह से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें एयर एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचाया गया। आपको बता दें कि सलमान रुश्दी के चाहने वाले लाखों लोग उनकी सलामती के लिए कामना कर रहे हैं। इस बीच सलमान रुश्दी की हालत को लेकर अपडेट सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि रुश्दी की कई घंटे तक सर्जरी चलती रही, जिसके बाद वो फिलहाल वेंटिलेटर पर हैं और उनकी एक आंख खराब होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन वे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं और डॉक्टर उनको बचाने का पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। तो बुलेटिन में अब बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस के दिन गहरी साजिश की। आपको बता दें कि दिल्ली के पड़पड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया में बड़ी मात्रा में गोला बारूद और कारतूस बरामद किया गया, जिसमें 15 अगस्त से पहले दिल्ली पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली को दहलाने की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। दरअसल दिल्ली में भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए हैं। पूर्वी दिल्ली के पड़पड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस ने देहरादून के गन हाउस मालिक और यूपी के जौनपुर के बदमाश समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 8 तरह के हथियार, जिसमें 2000 से ज़्यादा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मेरठ की जेल में बंद बदमाश अनिल और जौनपुर के एक गैंगस्टर के इशारे पर यह कारतूस देहरादून के रॉयल गन हाउस से 5 लाख रुपए में खरीदे गए थे। इन कारतूसों को लखनऊ ले जाया जा रहा था, जहां इन्हें गैंगस्टरों को सप्लाई किए जाने थे। गिरफ्तार आरोपियों में यूपी के जौनपुर के गांव सूताकला के अजमल राशिद उर्फ लल्लन सद्दाम, देहरादून के रॉयल गन हाउस मालिक परीक्षित नेगी, जिसमें दिल्ली के यमुना विहार के कामरान और रुड़की के नासिर शामिल हैं। कामरान और नासिर परीक्षित को लाइसेंसी हथियारों के कारतूस अवैध रूप से मुहैया कराते थे, जिसके बाद परीक्षित इन्हीं के जरिए ज़्यादा कीमत पर यह कारतूस गैंगस्टरों को देते थे। ये कारतूसों का व्यापार करते थे और ज़्यादा कीमत पर कारतूस गैंगस्टरों को बेचते थे। 15 अगस्त को देखते हुए दिल्ली में हाई अलर्ट के दौरान पुलिसकर्मी 6 अगस्त को गश्त कर रहे थे। इस दौरान पड़पड़गंज में एक ऑटो चालक ने ट्रॉली में बैग के साथ 2 संदिग्धों की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस को देखकर दोनों भागने लगे। तलाशी में बैग में 2251 कारतूस मिले, जिसमें आरोपियों ने बताया कि वे रॉयल गन हाउस से कारतूस लेकर आए हैं और लखनऊ लेकर जा रहे हैं। उन्होंने कबूला कि पहले भी इस 3 से 4 बार कारतूसों की बड़ी खेप लखनऊ, यूपी के कई जिलों और कई शहरों में सप्लाई की जा चुकी है। रॉयल गन हाउस के मालिक परीक्षित नेगी ने पूछताछ में से पता चला कि नेगी अपने रिकॉर्ड में सरकारी दरों पर मिलने वाले कारतूसों को गन हाउस में सरकारी दरों पर बेचने की
एंट्री करता था, जबकि वह कारतूस महंगे दामों पर गैंगस्टरों को बेचता था। नेगी ने गन हाउस के रिकॉर्ड जब्त किए गए, जिसमें जानकारी में पता लगा कि गन हाउस मालिक को केवल लाइसेंस धारकों और निशानेबाजों को ही कारतूस बेचने की अनुमति है, जिसके बावजूद वे महंगे दामों में इन कारतूसों को गैंगस्टरों को बेचा करते थे। जिसके बाद पुलिस ने बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास 2000 से ज़्यादा कारतूस बरामद किए गए हैं। जेल के अंदर एक कैदी के थ्रू नेटवर्क इस्टेब्लिश हुआ था, जहां से ये इंफॉर्मेशन हमें मिली है। और अभी तक इस पूरे सिलसिले में हमने 6 लोगों को अरेस्ट किया है। इसमें जो कुरियर्स थे जिनके थ्रू ये ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था सारा एम्यूनिशन, जो कि 2251 लाइव राउंड्स हमें मिले हैं। ये 2 लड़कों को अरेस्ट किया है हमने, राशिद और अजमल नाम के लड़के हैं। ये तो नुपुर शर्मा की हत्या करने वाले आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि नुपुर शर्मा की हत्या की साजिश रचने वाले नदीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नुपुर शर्मा की हत्या की फिराक में आए जैश ए मोहम्मद के एक संदिग्ध आतंकी को यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया है। यूपी एटीएस ने जैश ए मोहम्मद और तहरीक ए पाकिस्तान के आतंकियों से सीधे संपर्क में आए मोहम्मद नदीम को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जैश ए मोहम्मद और तहरीक ए पाकिस्तान के आतंकियों से नदीम चैट और वॉइस मैसेज के जरिए बातचीत कर रहा था। आरोपी के मोबाइल से फिदायीन बनने पर पूरा कोर्स मिला, जिसमें आतंकवादी ट्रेनिंग देने के लिए उसे पाकिस्तान बुलाया जा रहा था। नदीम आतंकी ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान जाने को तैयार भी हो गया था। जैसे मोहम्मद के आतंकी ने नदीम को नुपुर शर्मा को मारने की जिम्मेदारी दी थी। नदीम के मोबाइल से आईडी बनाने और फिदायीन बनाने का पूरा ट्रेनिंग मॉड्यूल बरामद हुआ है। पुलिस यूपी की एटीएस ने सहारनपुर के गंगोह में रहने वाले नदीम को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पैगंबर मोहम्मद के बारे में नुपुर शर्मा की आपत्तिजनक टिप्पणियों के बाद भारत में भारी विरोध हुआ, जिसके बाद वहीं खाड़ी देशों ने भी आधिकारिक शिकायतें की, जिसको लेकर इसके बाद नुपुर शर्मा को बीजेपी के प्रवक्ता पद से निलंबित कर दिया गया था। इससे पहले राजस्थान के उदयपुर में नुपुर शर्मा के समर्थन पर कन्हैयालाल की हत्या कर दी गई थी। उन्होंने इसका वीडियो भी बनाया था। कन्हैयालाल शहर के धन मंडी बाजार में अपनी दुकान पर थे, तभी हमलावर गौस मोहम्मद और रियाज अख्तियारी ने ग्राहक बनकर दुकान में आए और उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद उनकी हत्या कर दी। और अब नुपुर शर्मा की हत्या की फिराक में हत्या की साजिश बनाने वाले नदीम को एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। बुलेटिन में बात करते हैं अब नोएडा के सुपर टेक ट्विन टावर की, जिसको गिराने के लिए बारूद लगा दिए गए हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 सितंबर तक ट्विन टावर गिराने का आदेश दिया है। ये समय 4 सितंबर तक दे दिया गया है, जिसके बाद ये ट्विन टावर नोएडा में देखने को नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में सुपरटेक का ट्विन टावर को गिराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अब 4 सितंबर तक का समय दे दिया है। ट्विन टावर में आज से बारूद लगाने की कार्रवाई शुरू की गई। इसके लिए विस्फोटक सामग्री हरियाणा के पलवल से नोएडा तक पहुंच चुकी है। सुपरटेक के ट्विन टावर को गिराने के लिए सीबीआरआई ने एनओसी मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता साफ किया, जिसके बाद सीबीआरआई ने डस्ट मलबे की रिपोर्ट देखने के बाद एनओसी जारी की थी। इसके अलावा नोएडा पुलिस ने भी टावरों में विस्फोटक लगाने के लिए एनओसी दे दी गई है और आज से ट्विन टावरों में विस्फोटक सामग्री लगाई जाएगी। इसके लिए विस्फोटक सामग्री हरियाणा के पलवल से नोएडा पहुंच गई है। बता दें कि न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने नोएडा अथॉरिटी की स्टेटस रिपोर्ट पर सहमति जताते हुए 28 अगस्त तक टावर को ढहाने की अनुमति दे दी थी। इसके साथ ही अगर इसको ढहाने में देरी की जाती है तो ये समय 29 अगस्त से 4 सितंबर तक का समय सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। नोएडा के सेक्टर
93A में स्थित सुपरटेक के अवैध ट्विन टावर को 28 अगस्त को गिराए जाने का आदेश जारी हुआ था, जिसके बाद सुपरटेक को सुरक्षित तौर पर गिराने की जिम्मेदारी इंजीनियरों को दी गई थी, जिसके बाद केरल के कोच्चि में भी अदालत के आदेश पर पर्यावरण के नियमों की अवहेलना करके बनाई गई बहुमंजिला इमारत को ढाया गया था। दिल्ली एनसीआर में यह पहली बार होगा जब किसी गैर कानूनी निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत को अदालत के आदेश पर विस्फोटक के जरिए गिराया जाएगा। इससे पहले 2 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक दोनों टावरों में विस्फोटक लगाने के आदेश दिए गए थे। इसके लिए बाकायदा दोनों टावरों के अलग अलग फ्लोर के पिलरों में 10,000 सुराख भी किए गए, जो कि 20 अगस्त तक इन सभी सुराखों में 3,700 किलो विस्फोटक भरा जाना है। इसके बाद 21 अगस्त को ट्विन टावर को गिराने की तारीख तय की गई और अब ये तारीख तय की गई है कि 29 अगस्त से 4 सितंबर तक नोएडा के दोनों ट्विन टावरों को गिरा दिया जाएगा। बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं यमुना की। दिल्ली की यमुना खतरे से निशान के ऊपर पहुंच चुकी है। आपको बता दें, इसको लेकर दिल्ली सरकार ने बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में यमुना शुक्रवार को खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि 205.33 मीटर को भी दिल्ली यमुना पार कर चुकी है। देर रात यमुना का जलस्तर 205.78 मीटर तक पहुंच गया, जिसके बाद पहाड़ी राज्यों में झमाझम बारिश के चलते यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली सरकार ने बाढ़ का अलर्ट भी जारी कर दिया है और निचले इलाकों में रह रहे लोगों से स्थान खाली करने के प्रयास और तेज कर दिए हैं। दिल्ली में बाढ़ की चेतावनी तब घोषित की जाती है जब यमुना नगर के स्थित हथनी कुंड बैराज से छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा 1 लाख क्यूसेक को पार कर जाती है। शाम 4 बजे ही यमुना खतरे के निशान को पार कर गई थी और तब से जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सभी संबंधित विभागों को सतर्क कर दिया गया है। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से यमुना में लगातार पानी छोड़े जाने पर दिल्ली पुलिस और पूर्व दिल्ली जिला प्रशासन ने 24 घंटे स्थिति की निगरानी रखनी शुरू कर दी है, जिसके बाद दिल्ली बाढ़ नियंत्रण कक्ष के अनुसार वीरवार को 3 बजे हरियाणा के यमुनानगर जिले के हथनीकुंड बैराज से करीब 2.21 लाख क्यूसेक और रात के 12 बजे तक करीब 1.55 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पूर्वी दिल्ली के जलाधिकारी अनिल बांका ने कहा कि दिल्ली में यमुना के डूबे क्षेत्र में निचले इलाकों में रहने वाले लगभग 37,000 लोगों को इलाके से खाली करने का आदेश दे दिया गया है, जिसके बाद बाढ़ की चपेट में आने की आशंका रहती है, जिन्हें पिछले साल ही 30 जुलाई को यमुना के खतरे के निशान पार कर दिया गया था, जिसके बाद से ही वहां पर अलर्ट जारी किया था और एक बार फिर से दिल्ली सरकार ने बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया है। यमुना का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली के 6 जिले नॉर्थ ईस्ट, शादरा ईस्ट और सेंट्रल और साउथ वेस्ट के निचले इलाकों में रहने वाले लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं, जिसमें दिल्ली सरकार ने बाढ़ क्षेत्र में रहने वाले लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वह इस जगह से हट जाएं और तब तक वापस ना जाएं जब तक जलस्तर में कमी ना आए, क्योंकि यमुना के पानी के वेग के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। सरकार ने बच्चों को लेकर विशेष तौर पर अपील करते हुए कहा है कि अपने बच्चों का खास तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि अक्सर बच्चे खेलते खेलते नदी में नहाने चले जाते हैं, जिसको लेकर दिल्ली सरकार ने अब सभी परिवारों को, आसपास के रहने वाले लोगों को अलर्ट जारी करा है और उन्हें यमुना से दूर रहने को कहा है। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।